उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ये नतीजे सीधे तौर पर एनडीए के पक्ष में रहे और संख्या बल के आधार पर सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत भी गए। लेकिन चुनावी नतीजों के आंकड़ों से परे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि क्या इंडिया गठबंधन इस हारी हुई बाजी में भी अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने में कामयाब रहा। दावा किया जा रहा है कि हारकर भी 4 बड़े मोर्चों पर इंडिया गठबंधन जीत गया है। विश्लेषण बताता है कि इन चारों मोर्चों पर विपक्ष ने रणनीतिक जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में सियासी बिसातों पर इंडिया गठबंधन की कड़ी चुनौती मिल सकती है। पहले से ही कहा जा रहा था कि सरकार को अंदरूनी बगावत का खतरा हो सकता है। भले ही कोई बड़ी बगावत इस चुनाव में देखने को ना मिली हो, लेकिन विपक्ष की एकता, एकजुटता बहुत बड़ा संदेश है जो उपराष्ट्रपति चुनावों में सामने आया है। कांग्रेस ने पहले ही दावा किया था कि विपक्ष की सदी रणनीति के चलते एनडीए की घबराहट चारों ओर दिखाई दे रही है। ऐसा ही कुछ दावा अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले किया था। राष्ट्रपति चुनावों से पहले जिस तरह से एनडीए गठबंधन की मीटिंगें हुई, भाग दौड़ हुई, उससे पता लग रहा था कि ये चुनाव इतने आसान होने नहीं जा रहे और विपक्ष ने एकजुटता दिखाकर ये संदेश साफ तौर से जता भी दिया कि हमारी रणनीति सत्ता पक्ष से कमजोर पड़ने नहीं जा रही। पिछले उपराष्ट्रपति के चुनावों में भी विपक्ष को संख्या बल से ज्यादा वोट मिले थे और कुछ ऐसी ही उम्मीद इस चुनाव को लेकर की जा रही थी। पुराने चुनावों को देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कभी भी जनता में चर्चाओं का विषय नहीं रहा है, लेकिन इस बार ये चुनाव जनता की उतनी ही नजरों में रहा जितनी किसी दूसरे चुनाव पर होती हैं। ये चुनाव इसलिए भी रोचक बना क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने जिस तरह से चलते सत्र में इस्तीफा दिया था, उसके बाद से तमाम तरह के कयास लगाए गए थे। नए उपराष्ट्रपति के चुने जाने पर विपक्ष ने भी अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश यादव ने बधाई देते हुए कहा कि अब हम चाहते हैं कि निष्पक्ष सदन चलाया जाए, ऐसा ना हो कि उपराष्ट्रपति केवल सत्ता के प्रवक्ता बनकर रह जाएं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन 4 मोर्चों पर विपक्ष को ये हार जीत सरीखी लग रही है और आगे बताएंगे कि इन नतीजों के बाद आगे का सियासी रास्ता क्या है। लड़ाई को संख्या से विचारधारा पर लाना। इंडिया गठबंधन ये बात जानता था कि 781 सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल में जीत के लिए 391 वोटों का आंकड़ा उनसे दूर है। बावजूद इसके उन्होंने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का फैसला लिया और लगातार इसके लिए मेहनत भी की। विपक्ष ने इसे शुरू से ही विचारधारा की लड़ाई और संविधान को बचाने की मुहिम के तौर पर पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जैसे साफ सुथरी और प्रतिष्ठित छवि के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर विपक्ष ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि उनकी लड़ाई पद के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों के लिए है। खुद बी सुदर्शन रेड्डी का बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसी गठबंधन के उम्मीदवार नहीं बल्कि लोकतंत्र की मुहिम बचाने के लिए इस चुनावी मैदान में सामने आए हैं। विपक्षी एकता का सफल प्रदर्शन। 2024 के आम चुनावों के बाद से इंडिया गठबंधन लगातार एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के घटक दल लगातार इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव इस गठबंधन के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह था, क्योंकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन था जो सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले सियासी गठबंधन के तौर पर देखा जाता है। चूंकि इस चुनाव में विहिप जारी नहीं होता, इसलिए क्रॉस वोटिंग का खतरा लगातार बना रहता है। अक्सर विपक्ष के सांसद ही क्रॉस वोटिंग करते हैं क्योंकि इससे उन्हें सत्ता पक्ष की ओर से कुछ लाभ का लालच दिया जाता है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति के चुनावों में अपने संख्या बल के मुताबिक वोट लेने में कामयाब रहा है। ये गठबंधन की एकजुटता का बड़ा प्रमाण है। यही वजह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस हार को भी अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। ये दिखाता है कि तमाम मतभेदों के बावजूद प्रमुख मुद्दों पर ये गठबंधन एक साथ खड़ा रहने की हिम्मत दिखा सकता है। हार में भी वोटों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू यही है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस उपलब्धि पर विपक्ष की पीठ थपथपा रहे हैं। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले हारने वाले उम्मीदवार बने हैं। इससे पहले 2002 में भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ सुशील कुमार शिंदे को सर्वाधिक 305 वोट मिले थे, लेकिन वी सुदर्शन रेड्डी ने इस आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है। उनका ये रिकॉर्ड दिखाता है कि विपक्ष संख्या बल में भले ही सत्ता पक्ष से पिछड़ गया हो, लेकिन उसकी संयुक्त ताकत अब भी काफी मजबूत है और यह आंकड़ा भविष्य की राजनीति के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश भी है। नैरेटिव की लड़ाई में बढ़त। सियासत की दुनिया से जुड़ा हर व्यक्ति ये मानता है कि चुनाव केवल हार या जीत के लिए नहीं लड़े जाते, बल्कि अपना नैरेटिव स्थापित करने के लिए लड़े जाते हैं। एनडीए ने अपने सबसे अनुभवी नेता को मैदान में उतारा। विपक्ष ने एक पूर्व न्यायाधीश को उम्मीद बनाकर
स्वतंत्रता, संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं की स्वायत्तता जैसे मुद्दों को बहस के केंद्र में ला दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान इन्हीं मुद्दों पर चर्चा भी हुई, जो विपक्ष की एक रणनीतिक सफलता है। भारत के अगले उपराष्ट्रपति भले ही सीपी राधाकृष्णन चुने गए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव को महज एक औपचारिकता नहीं बनने दिया। एक मजबूत वैचारिक लड़ाई लड़कर उन्होंने लोकतंत्र की जीत हासिल की है। एकता का प्रदर्शन करके और हार में भी ऐतिहासिक वोट हासिल करके विपक्ष ने भविष्य की राजनीति के लिए देश को एक नई ऊर्जा और दिशा दे दी है। वोटिंग के दौरान विपक्ष की एकजुटता की तमाम तस्वीरें आज सामने आई। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव अपने सभी सांसदों को एक साथ लेकर संसद भवन पहुंचे थे। वोट डालते हुए अखिलेश और डिंपल यादव के साथ साथ तमाम सांसदों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस चुनाव को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए, और फिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर उन्होंने जनता के बीच जाकर आवाज उठाई है, वो भी आपको दिखाएंगे। सवाल है, आप कहाँ खड़े हैं, आप किसके साथ खड़े हैं, आप किसके समर्थन में हैं। हम उन लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के रास्ते चले। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी हमेशा इस्तेमाल करती है लोगों को, इस्तेमाली पार्टी है। विकास तब होगा जब बीजेपी जाएगी, इलाज गरीबों को तब मिलेगा जब बीजेपी जाएगी, बिजली तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, नौकरी तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, महंगाई कम तब होगी जब बीजेपी जाएगी। इसलिए बीजेपी हटाओ और आप लोग भी आजादी पाओ।